हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। सुबह उठने के बाद आज मैं सबसे पहले चाय बना रही थी और आपको तो पता ही है कि मेरे दिन की शुरुआत चाय से होती है। भले ही चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, मैं चाय पीना स्किप नहीं करती हूँ। खैर छोड़िए, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि मैंने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक को कंप्लीट कर लिया है और आज के स्टडी व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि मुझे उस बुक में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और मुझे लगता है कि वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो ऑथर हमें इस बुक में बताते हैं वो ये बताते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में वरी करते हैं, वो एक्चुअली हमारे लाइफ में 90% टाइम हैपन नहीं होती हैं। मीन्स कि जिस बारे में हम चिंता करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, वो चीज़ें हमारी लाइफ में 90% ऑफ द टाइम होती ही नहीं हैं। एक्चुअली में हमें वरी किसी और चीज़ के लिए करना होता है, लेकिन वरी हम कुछ और के लिए कर रहे होते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की ये लगी कि ऑथर हमें कहते हैं कि क्या होने वाला है पर फोकस ना करके अगर हम इस बात पर फोकस करें कि हम क्या कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं। तीसरी अच्छी बात ऑथर हमें बताते हैं कि 8 वर्ड्स जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और वो 8 वर्ड्स हैं, आवर लाइफ इज़ वॉट आवर थॉट्स मेक इट। अगर आप अपने अंदर अच्छी थॉट्स लाते हैं तो आपकी लाइफ वैसी ही बनती जाएगी और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं तो आपकी लाइफ उतनी ही नेगेटिव बनती जाएगी। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया वो ये चीज़ है कि ऑथर कहते हैं कि हम वरी तभी करते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम बिज़ी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है वरी करने के लिए, लेकिन जब हम खाली होते हैं, हमारे पास कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए नहीं होता है, उसी केस में हम सबसे ज़्यादा वरी करते हैं। और जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तब मुझे लगा कि मेरे साथ भी एक्चुअली कुछ दिनों से यही हो रहा था, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा वरी कर रही थी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम का कब नोटिफिकेशन आ जाए और मैं अच्छे से पढ़ना शुरू कर दूँ। लेकिन जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो मेरी थॉट पूरी की पूरी चेंज हो गई और ऑथर ने इसमें सॉल्यूशन ये बताया है कि अगर आप अपने वरीज से, अपनी चिंताओं से और अपने टेंशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा बिजी कर लीजिए। कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढिए और उसको करने में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। तो बस इसीलिए आज से मैंने कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढी हैं और अच्छे से मैं सोच रही हूँ कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करूँगी और अपने आप को बिज़ी करूँगी। आप जितना खुद को बिज़ी रहेंगे आप उतना ज़्यादा टेंशन फ्री रहेंगे। ऑथर कहते हैं कि जब हम बिज़ी होते हैं तो हमारे पास फालतू सोचने का टाइम नहीं होता और जब हम फालतू नहीं सोचते हैं तो हमें वरी नहीं होता है। पांचवी अच्छी बात जो ऑथर हमें सिखाते हैं वो ये कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें रिवेंज लेने का नहीं सोचना चाहिए, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि माफ़ करने से डायरेक्टली हमारा फ़ायदा होता है। वो इस तरह से कि अगर आप उस इंसान को माफ़ नहीं करते हैं तो कुछ झगड़ा होने के बाद, कोई टेंशन क्रिएट होने के बाद भी आप उसके बारे में सोचते रहेंगे तो इनडायरेक्टली आप उस इंसान को अपने माइंड में भी जगह दे देते हैं और आपका माइंड जो है वो बिल्कुल पॉल्यूट हो जाता है। तो इसीलिए फॉरगिवनेस हमेशा किसी अदर पर्सन के लिए नहीं होती है, फॉरगिवनेस खुद के लिए होती है। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने साथ अच्छा कर रहे हैं, ना कि उस इंसान के साथ। और एक सबसे अच्छी बात ऑथर ये सिखाते हैं कि फाइंड योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ, रिमेंबर देयर इज़ नो वन एल्स ऑन अर्थ लाइक यू। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को पहचानिए, आप कैसे हैं और आप वैसे ही बने रहिए। आपको किसी के लिए कभी भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने शॉर्ट में आपको हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का एक समरी दे दिया है। अगर आप मुझे कहेंगे तो इसी तरह के बुक्स की मैं समरी भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। सारा काम करने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी और मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि पता नहीं केवीएस का रिज़ल्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा। होपलेसनेस हो रही थी और साथ ही इसकी भी टेंशन हो रही थी कि बिहार की वैकेंसी कब आएगी या DSSB की वैकेंसी कब आएगी। लेकिन जब मैंने इस बुक को पूरे अच्छे से पढ़ लिया है तब मैं समझ गई हूँ कि हमें चिंता क्यों होती है और हम चिंता क्यों फालतू में करते हैं। तो बस आज से अपनी वरीज़ को ख़त्म करते हुए आज से मैं पढ़ने में लग गई हूँ और थोड़ा अपने रूटीन को प्रोडक्टिव बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इग्नू की बुक पढ़ रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, आप भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
और आज का मेरा टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो मैंने सोचा कि जब मैं इसे पढ़ ही रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लूँ, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके नोट्स बना लूँ। तो बस अभी मैं थोड़ा सा इसका नोट्स भी प्रिपेयर करूँगी और साथ ही इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, क्योंकि आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दें, CDP आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो नोट्स है, जो मैंने कॉपी में बनाया है CDP का, उसको मैंने बहुत बार रिवाइज़ कर लिया है और अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ न्यू पढ़ना चाहिए। तो बस इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि मैं इग्नू के बुक्स पढ़ूँगी। तो इग्नू के बुक्स मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किए हैं और उसी से मैं आज यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 पढ़ रही हूँ और इसका मैं एक अच्छा सा नोट्स भी प्रिपेयर कर ले रही हूँ। एंड में मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया है और मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं, ताकि आपको भी इसका थोड़ा आइडिया लग जाए। फाइनली एक टॉपिक को कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटे लगे, क्योंकि मैं साथ में नोट्स भी बना रही थी और नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं और केवल बस रीड कर रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट नहीं करते या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन नहीं करते, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिट 1 टोटल 21 पेजेस का था और मैंने 21 पेजेस में से 8 पेजेस के नोट्स बनाए हैं और ये सारे नोट्स एकदम कंसाइज हैं और मैंने इनको इस तरह से लिखा है कि मैं जब भी किसी टॉपिक को देखूँ तो मुझसे उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो है बाद में याद आ जाए। तो बस अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और उसके बाद दोबारा अपनी पढ़ाई में लग जाऊंगी। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और अब दोपहर के 12:30 बज गए हैं और अब मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने जा रही हूँ और मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीके। और जीके को बिहार 7th फेज़ के लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी टीचर्स कह रहे हैं कि जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज मैं एक टेक्स्ट बुक के सर थे, उनसे ही जीके का एक सेशन देख रही थी और साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नोट डाउन किए हैं। इनका जो सेशन है इसमें ये हर दिन 15 से 20 क्वेश्चन जीके, बिहार जीके से रिलेटेड कराते हैं। तो बिहार जीके मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, तो बस मैं उनको नोट डाउन कर ले रही हूँ और बाकी क्वेश्चंस को नोट डाउन नहीं करूँगी, क्योंकि बाकी साइंस और जो भी पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं बस ऐसे ही देख लेती हूँ। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हर दिन मेरे से पूछती हैं कि क्या बिहार की वैकेंसी में अदर स्टेट वाले अलाउड है। तो नहीं, बिहार की वैकेंसी में अदर स्टेट वाले अलाउड नहीं हैं। अगर बात करें मेरी, तो मैं रहती झारखंड में हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स का जो नेटिव प्लेस है वो बिहारी है और मेरा दोनों तरफ से, ससुराल और मायका दोनों तरफ से बिहार का जो है वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो इसीलिए मैं बिहार के 7th फेज़ टीचिंग वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई केस है तो आप भी एलिजिबल होंगे। अदरवाइज़ अदर स्टेट से अगर आप हैं तो बिहार टीचिंग वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद अब मैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने जा रही हूँ। मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश में मैं जिस बुक से पढ़ रही हूँ उस बुक का नाम है प्लेन्स टू पैरामाउंट। मैं आपको बता दूं कि आज इस बुक से मैं एरर सॉल्व करूंगी। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वर्ब बेसिक, तो मैं वर्ब का ही एरर सॉल्व करूंगी। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने रानी मैम से 60 ग्रामर रूल जो है वो पढ़ा था। तो वो रूल रानी मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो अभी भी वो मेरे दिमाग में है, तो इसीलिए मैं सीधे एरर सॉल्व करूँगी। लेकिन जब मैं एरर सॉल्व कर रही थी तो बीच बीच में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन भी हो रहा था, तो इसके लिए मैं पीछे पलट के उसकी थ्योरी को एक बार पढ़ ले रही थी, उस रूल को एक बार पढ़ ले रही थी। तो इससे क्या हुआ कि जिन जिन क्वेश्चंस में मेरा मिस्टेक हुआ उससे रिलेटेड जब मैंने रूल्स पढ़े तो वो रूल्स मुझे बहुत अच्छे से लर्न हो गए। इसके अलावा इसी बुक से आज मुझे लर्न करना था 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस बुक से मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत पहले भी लर्न किया था और टोटल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो नंबर है वो 625 है। तो मैं सोच रही हूँ कि
मैं इसे 50-50 करके लर्न कर लूँ, क्योंकि बीच में मैं जब इसे रिवाइज़ नहीं कर रही थी तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स जो है मैं भूल गई हूँ। तो बस अभी उन वर्ड्स को भी मैं कोशिश करूँगी कि बार बार रिवाइज़ करके पक्का कर लूँ, क्योंकि DSSB में तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी बिहार एग्ज़ाम का मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि DSSB की वैकेंसी आएगी, क्योंकि आपको तो पता ही होगा जो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक केस था, वो केस क्लियर हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद टीचिंग वैकेंसीज़ आएगी, और शायद इसी वजह से जो टीचिंग वैकेंसीज़ हैं वो रुकी हुई भी थी। तो कोई बात नहीं, हमें हर चीज़ के लिए होपफुल रहना है। तो बस इसीलिए इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ ले रही हूँ। और ऐसे भी अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं अच्छे से तो वो कभी ना कभी हमें काम आता ही है, और स्पेशली जब अगर अभी फ्री टाइम है तो फ्री टाइम में हम इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ ले, रिवाइज़ कर ले, तो हमारी ही वोकैबुलरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और हमारा इंग्लिश स्पोकन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आज जो मैंने इग्नू B.Ed बुक में पढ़ा था उससे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि एडोलसेंस जो है एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है या नहीं है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।